हम लोग साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे थे और इसमें न्यूटन का गति नियम पढ़ चुके थे और आज का टॉपिक है हम लोग इसमें लिफ्ट से शुरू कर रहे हैं। तो लिफ्ट का खोज किसने किए थे? एलिसा ओटिस। लिफ्ट का खोज किसने किया? एलिसा ओटिस। लिफ्ट का खोज एलिसा ओटिस। अब आइए, लिफ्ट में कोई व्यक्ति चढ़ता है तो उसका भार क्या होता है? तो भार में परिवर्तन होता है। लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। घट जाएगा या बढ़ जाएगा या फिर शून्य हो जाएगा। हम लोग ज़मीन पे यानी धरती पे रहते हैं तो भार जो होता है W बराबर क्या होता है? mg होता है। देखिए, भार होता है, एक वजन होता है। वजन जो होता है ना, वजन केवल क्या होता है, जो हम लोग तुला राशि जो मापते हैं, जो कि वजन कहीं चेंज नहीं होता है। अगर 50 kg है तो 50 kg ही होगा, बट भार जो होता है वो न्यूटन में आता है। अब भार बदलता रहता है। भार क्या होता है? और वो किसके कारण होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण। गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण पृथ्वी जो है हम लोग के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, यानी W बराबर mg। वजन देखिए, वजन बराबर अगर बात करें तो केवल m। वजन क्या होता है? केवल m। कितना वजन है? m। और भार जो होता है हमारा mg होता है, मतलब mg गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। तो आइए, लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार जो है, भार W बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू जी प्लस माइनस ए। ठीक है, m g प्लस माइनस ए। प्लस माइनस ए इसलिए बोल रहे हैं कि इसका जो त्वरण जो होगा ना, त्वरण घटेगा या फिर बढ़ेगा, g के मान में परिवर्तन होगा। तो m है व्यक्ति का द्रव्यमान। m क्या है? व्यक्ति का द्रव्यमान। और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। g गुरुत्वीय त्वरण। अब आइए, लिफ्ट में उत्पन्न विभिन्न स्थितियाँ। लिफ्ट में जो है उत्पन्न विभिन्न स्थितियाँ। लिफ्ट में उत्पन्न विभिन्न स्थितियाँ। ठीक है, विभिन्न स्थितियाँ। देखिए, पहला केस क्या है कि जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही है। जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही है तब व्यक्ति का भार क्या होगा? व्यक्ति का भार अपरिवर्तित। क्यों होगा वो परिवर्तित? समान वेग से ऊपर जा रही है। समान वेग से, वेग समान है तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, और जब त्वरण उत्पन्न नहीं होगा तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, व्यक्ति का भार अपरिवर्तित। समान वेग से ऊपर जा रही है तो व्यक्ति का भार क्या होगा? अपरिवर्तित। ठीक है, अपरिवर्तित। अब आइए, दूसरा केस जो है, जब लिफ्ट समान वेग से नीचे आ रही है। समान वेग से, की पॉइंट याद रखिएगा, समान वेग से नीचे आ रही है तो उसका भार क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। समान वेग से नीचे आ रही है यानी समान वेग है ना, तो त्वरण तो उत्पन्न नहीं होगा, यानी भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भार में कोई परिवर्तन। ठीक है, तो समान वेग से ऊपर जाए या समान वेग से नीचे आए, भार अपरिवर्तित होगा। भार अपरिवर्तित होगा। तीसरा कंडीशन देखिए क्या है कि जब लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जा रही है। समान त्वरण से ऊपर, त्वरण उत्पन्न हो गया ना, समान त्वरण से ऊपर जा रही है तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समान त्वरण से ऊपर जा रही है तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला केस क्या है इसमें कंडीशन, जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रही है। त्वरण के साथ नीचे आ रही है। त्वरण के साथ तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। व्यक्ति का भार घट जाएगा। तो त्वरण वाला याद रखिएगा, समान त्वरण से ऊपर जाए तो भार बढ़ जाएगा, और समान त्वरण से नीचे आए तो भार घट जाएगा। अगला कंडीशन देखिए क्या है, जब लिफ्ट का रस्सी टूट जाए। लिफ्ट का रस्सी टूट जाए। लिफ्ट का रस्सी
टूट जाए, लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा। व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? क्योंकि जी का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, जब लिफ्ट का रस्सी टूट जाए, लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तो जी का मान शून्य हो जाता है, यानी भार क्या हो जाएगा? शून्य। लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तो भार का क्या हो जाएगा? इसलिए इस स्थिति में भारहीनता का अनुभव होता है। ठीक है, भारहीनता का। अगला कंडीशन देखिए, जब लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के मान से अधिक हो, जब लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के मान से अधिक हो तो व्यक्ति जो है छत से जाकर टकरा देगी। व्यक्ति छत से जाकर टकरा जाएगी। ठीक है, छत से जाकर टकरा जाएगी। अब देखिए, उसके बाद है पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी पर प्रभाव। ठीक है, ये टॉपिक क्या है? गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पे प्रभाव। गुरुत्वीय त्वरण जी पे क्या प्रभाव पड़ता है? सुनिए, गुरुत्वीय त्वरण जी। यदि पृथ्वी का घूर्णन वेग बढ़ जाए, यदि पृथ्वी का घूर्णन वेग बढ़ जाए, घूर्णन वेग बढ़ जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वीय त्वरण जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्रुव पर जी का मान क्या हो जाएगा? अब विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा? सुनिएगा, तो ध्रुव पर जी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन वेग अगर बढ़ा दिया जाए तो ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्रुव पर जी का मान कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। विषुवत रेखा पर जी का मान घट जाएगा। ठीक है, जी का मान घट जाएगा। और क्या होगा? भार जो है ध्रुव पर भार भी क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित, क्योंकि ध्रुव पर जी का मान नहीं बदलता है। ठीक है, घूर्णन वेग अगर बढ़ा दें तो ध्रुव पर जी का मान क्या होगा? अपरिवर्तित होगा, और भार भी अपरिवर्तित, भार भी नहीं बदलेगा। वहीं विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाता है? घट जाएगा, और भार भी घट जाएगा। जी का मान घटेगा तो भार भी घट जाएगा। और सुनिए, यदि पृथ्वी का वेग 17 गुना कर दिया जाए, यदि पृथ्वी का वेग 17 गुना कर दिया जाए, 17 गुना स्पीड कर दिया जाए उसका वेग, तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। विषुवत रेखा पर जी का मान शून्य, और ध्रुव पर जी का मान अपरिवर्तित। ध्रुव पर अपरिवर्तित, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब सुनिए, पृथ्वी के सतह पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के सतह पे हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी के सतह पर। तो बताइए, ध्रुव पर क्या होता है? ध्रुव पर अधिकतम। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम, और विषुवत रेखा पर न्यूनतम। विषुवत रेखा पर न्यूनतम। तो ध्रुव पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम। ठीक है, ध्रुव पर अधिकतम होता है जी का मान। अब भार भी क्या होगा? अधिकतम। भार भी अधिकतम, और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अब भार भी क्या होता है? न्यूनतम। अब सुनिए, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, विषुवत से ध्रुव, तो जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। जी का मान बढ़ जाएगा। तो विषुवत से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ जाएगा। अब भार भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और वहीं अगर बात करें ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, ध्रुव से विषुवत की ओर जाने पर जी का मान घट जाएगा, अब भार भी घट जाएगा। भार भी घट जाएगा। अब सुनिए आगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा? घट जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाइए या नीचे जाइए, जी का मान घट जाएगा। जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर
नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, लेकिन पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। हाँ, जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब सुनिए, जब पृथ्वी और अन्य कोई वस्तु है तब दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है? जब पृथ्वी और अन्य कोई वस्तु, पृथ्वी और अन्य कोई वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। m1 m2 बटा m1 m2 जब कोई दो वस्तु है तब हम लोग m1 m2 बोलते हैं, और जब एक पृथ्वी हो एक वस्तु हो तब पृथ्वी को बोलते हैं बड़ी एम, पृथ्वी का मात्रा बड़ी एम, और कोई दूसरे वस्तु की मात्रा छोटी एम। ठीक है, यानी F बराबर G m बटा r स्क्वायर, F बराबर G बड़ी एम छोटी एम बटा r स्क्वायर। ठीक है, अब सुनिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m बटा r स्क्वायर, और वहीं गुरुत्वाकर्षण बल जो है F बराबर mg भी होता है। F बराबर mg, तो mg बराबर G m बटा r स्क्वायर कीजिएगा तो दोनों तरफ m और m कट जाएगा, यानी छोटी g बराबर सूत्र निकल जाएगा gm बटा r स्क्वायर। छोटी g बराबर gm बटे r स्क्वायर, gm बटा r स्क्वायर, gm बटा r स्क्वायर, यानी m कौन सा, पृथ्वी का m बच गया ना, बड़ी है जी। हाँ बड़ी m। ठीक है, छोटी g बराबर बड़ी g इंटू बड़ी m बटा r स्क्वायर। तो बड़ी m यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है ना, तो वही अभी हम बोले g का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये फॉर्मूला से भी पता चल रहा है, छोटी g बराबर बड़ी g इंटू m बटा r स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण जो है छोटी g किस पे निर्भर करेगा, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो छोटी g गुरुत्वीय त्वरण है, अब बड़ी m जो है पृथ्वी या फिर किसी ग्रह का द्रव्यमान। ठीक है, पृथ्वी या फिर किसी ग्रह, और r जो है ग्रह की त्रिज्या। अब आगे आइए, गुरुत्वीय त्वरण ग्रह के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है ग्रह के द्रव्यमान के समानुपाती और ग्रह के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। फॉर्मूला से भी पता चल रहा है, g बराबर gm बटा r स्क्वायर। तो gm बटा r स्क्वायर यानी गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी या ग्रह के द्रव्यमान के समानुपाती और ग्रह के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। g समानुपाती m और g समानुपाती 1/r स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए, यदि किसी ग्रह की त्रिज्या r, किसी ग्रह की त्रिज्या r को दुगना कर दें, ग्रह की त्रिज्या r को दुगना कर दें, तो बताइए गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होगा। गुरुत्वीय त्वरण g का मान 1/4, 1/4 गुना हो जाएगा, 1/4 गुना, क्योंकि g बराबर छोटी g बराबर gm बटा r स्क्वायर, gm बटा r स्क्वायर। तो त्रिज्या को हम कर रहे हैं 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी 1/4 हो जाएगा। और वही बात करें त्रिज्या को अगर 3 गुना करेंगे तो छोटी g क्या हो जाएगा, 1/9 गुना। अब आइए, अब देखिए डाटा याद रखिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है, 6400 किलोमीटर, कहीं कहीं एग्जाम में 6370 भी देता है। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। पावर के रूप में इसी को लिखा जाता है 6.4 गुना 10⁻6 मीटर। ठीक है, 6.4 गुना 10⁻6 मीटर या फिर 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान याद रखिएगा 6 गुना 10⁻24 kg, 6 गुना 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना, 6 गुना 10⁻24 kg। आगे आइए, जब कोई वस्तु
पृथ्वी से ऊंचाई पर जा रहा है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर जा रहा है, तब गुरुत्वीय त्वरण जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सुनिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा पृथ्वी के सतह पर छोटी जी बराबर बड़ी जी इंटू एम बटा आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, ठीक है। तो छोटी जी जो है, छोटी जी एक तो पृथ्वी के द्रव्यमान और क्या उसके त्रिज्या, पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो हम कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पे जा रहा है, पृथ्वी से ऊंचाई पर जा मतलब आर का मान बढ़ रहा है ना, आर का मान बढ़ रहा है, आर का मान तो बताइए, आर का तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर अगर बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर जा रहा है तो जी का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। फॉर्मूला भी याद रखिएगा, कभी कभी न्यूमेरिकल दे देता है इस पे। तो जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर होता है ना केवल, तो इसमें अगर ऊंचाई पे जाएगा तो आर हमारा चेंज हो जाएगा आर प्लस एच का स्क्वायर। जी बराबर छोटी जी बराबर जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब पृथ्वी की गहराई में जा रहा है, ठीक है, जब पृथ्वी की जब कोई वस्तु पृथ्वी के गहराई में जा रहा है, पृथ्वी के गहराई में जा रहा है, तब गुरुत्वीय त्वरण पे मान क्या होता है, उसमें गहराई में भी जाएगा, गहराई में जाएगा तो पर भी क्या होता है, घटता है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला तो जी डैश बराबर जानते हैं क्या बनेगा, जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस एच बटा आर। ठीक है, जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस एच बटा आर। ठीक है, ये दोनों फार्मूला याद रखना है। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे तो जी बराबर जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, अगर नीचे जाएंगे तो जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर। क्या बोलिएगा, जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर। ठीक है, अगर किसी भी वस्तु का पृथ्वी के केंद्र पर भार क्या होता है, शून्य होता है। किसी भी वस्तु का पृथ्वी के केंद्र पर भार क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पलायन वेग किसको कहते हैं, पलायन वेग। तो पलायन वेग किसको कहेंगे, पलायन वेग वह न्यूनतम से न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु के फेंके जाने पर वापस न लौट वह पुनः लौटकर नहीं आए, पुनः लौटकर नहीं आए, उस वेग को क्या कहेंगे, पलायन वेग। पलायन का मतलब होता है पलायन कर गया, चला गया, तो पलायन वेग कहेंगे। तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंके जाने पर वह पुनः लौटकर नहीं आए, उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। उस वेग को क्या कहते हैं, पलायन वेग। तो जितना भी ग्रह है सबका पलायन वेग अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये पृथ्वी का पलायन वेग है। कहने का मतलब, अगर आप पृथ्वी पे खड़ा हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये वापस पुनः पृथ्वी पे नहीं आएगा। वहीं चंद्रमा का पलायन वेग, चंद्रमा का पलायन वेग क्या होता है, तो हाँ 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य का पलायन वेग कितना होता है, 42 किलोमीटर हाँ 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो जिसका जितना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है उसका उतना ही पलायन वेग ज़्यादा है।
सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य पर से अगर किसी वस्तु को फेंका जाए तो उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर होने के लिए कौन सा वेग होना चाहिए? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड पर सेकेंड। तो पृथ्वी का याद रखिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, चंद्रमा का 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड और सूर्य का 42 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पलायन वेग का फॉर्मूला एक याद रखिएगा, पलायन वेग जो होता है रूट 2gr, रूट 2gr। पलायन वेग रूट 2gr, रूट 2gr। पलायन वेग गुरुत्वीय त्वरण और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। पलायन वेग गुरुत्वीय त्वरण g और ग्रह की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। पलायन वेग द्रव्यमान तथा कोण पर निर्भर नहीं करता। ये नहीं कि कितना भारी वस्तु को हम फेंक रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करता। पलायन वेग रूट 2gr होता है, रूट 2gr। तो इसमें दो ही चीज़ है ना, g और r। तो केवल गुरुत्वीय त्वरण g और त्रिज्या r पे निर्भर करता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इस टॉपिक को इतना में ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कक्षीय वेग से शुरू करेंगे।